So hello dear students, welcome to yet another amazing classes from Sigma School of Excellence. My name is Sheikh Abiz, I'm your physics tutor. So students, as you know, we have started a chapter called Laws of Motion in the last lecture, okay? So lecture 1 में हमने ये जाना कि motion का जो cause है, that is force, ऐसा हमने कहा, okay? और फोर्स कोई फिजिकल चीज तो है ही नहीं, ओके? तो फोर्स को हम कैसे पता लगा सकेंगे कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो हमने एफेक्ट्स के जरिए से पता लगाया कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है नहीं लग रहा है, ओके? तो फोर्स के एफेक्ट्स के जरिए से हमने आइडेंटिफाई करा कि फोर्स लग रहा है. Okay, then we learn about the balance and unbalanced force. Okay, so today we will continue our journey to learn some new things, okay, some new concept in this chapter. Okay, so today we are going to learn the laws of motion. Okay, कि मोशन जो हो रहा है उसके क्या क्या नियम है. ओके, सो नियम तो भगवान ने ऑलरेडी बना दिए. ओके, इंसान ने उसको डिस्कवर करा है. ओके, एंड द पर्सन हु डिस्कवर द लॉज ऑफ मोशन इज व्हाट, हिज नेम इज व्हाट, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन. ओके, उन्होंने इन लॉज को डिस्कवर करा और हमें सामने लाके रख दिया. ओके, आज हम लॉ को समझने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन स्टूडेंट्स. ओके, सो कीप योर नोट्स को भी इन फ्रंट ऑफ यू एंड मेक द अप्रोप्रिएट नोट्स ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग यू. ओके, आपको नोट्स साथ साथ मेरे बनाना भी. So dear students, let me move forward and let me just show you the slide कि अब हमें क्या करना है. Okay, so just give me some seconds. So we are going to learn about the Newton's first law of motion over here. Okay, so what is the Newton's laws of motion? Basically there are three laws of motion. We will discuss one by one. Okay, so Newton studied ideas on forces and motion and presented three fundamental laws. Okay, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी फोर्स की, मोशन की और तीन फंडामेंटल लॉज डिस्कवर करे. ओके, सो लेट अस अंडरस्टूड दिस लॉज. इन लॉज को हम बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. दीज आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन. Okay, dear students, now to understand these laws, first of all you must learn a concept, a property called as inertia. Okay, इस inertia को अच्छे से समझते हैं तभी हम उन laws को समझना स्टार्ट कर सकते हैं. Okay, so yeah, so students, let me just tell you what is inertia. ओके, इनर्शिया होता क्या है. ओके, इनर्शिया का अगर हम डिक्शनरी मतलब निकालेंगे तो हम पाएंगे इट मींस टू रेजिस्ट. ओके, किसी चीज को रोकना, that is the called as the inertia. Okay, but what is inertia as per the physics? As far as motion is concerned, inertia is the tendency of a body to resist the change in its state of rest or state of motion. अब ये जो सेंटेंस है ये बहुत गहराई वाला मतलब हमें समझा रहा है. ओके, इस मतलब को हम समझने की कोशिश करते हैं. ओके, इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी है या ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर, जिस प्रॉपर्टी के तहत वो बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है अपने बदलाव में आने के लिए. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो अगर वो रेस्ट से मोशन में हम उसको लाने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगी. ओके, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो अगर उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे तब भी वो रेजिस्ट करेगी. ओके, यानी कि बदलाव को रेजिस्ट करना, अपने अपनी हालत, अपनी स्टेट को रेजिस्ट करना. ओके, इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं. ओके, सो एक मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया होता क्या है. ना अब हम इनर्शिया के बारे में डीप स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल आप दिख रहे हैं आपको. ओके, इस टेबल पर कुछ यूटेंसिल्स रखे हुए हैं और उसके नीचे एक रुमाल है और हमने क्या करा, उस रुमाल को अचानक से नीचे खींचा तो क्या हुआ, रुमाल तो मोशन कर रहा है ना, लेकिन उसके ऊपर जो यूटेंसिल्स थे वो क्या हुए, वो नहीं गिरे. ओके, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया. बिकॉज ये जो कप रखे थे, प्लेट्स रखी थी, वो रेस्ट पे थी. ओके, तो वो रेस्ट पे थी तो वो चाहती कि रेस्ट पे रहे. ओके, और इसी टेंडेंसी की वजह से ये जो प्लेट्स हैं रुमाल के साथ नहीं गिरी. ओके, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ इनर्शिया को समझाने के लिए. यहाँ देखो आप एक ऑब्जेक्ट, एक एथलीट मोशन कर रहा है. अब वो नीचे यहाँ पर जैसे ही वो फॉल हुआ ग्राउंड पर, उसके बाद भी क्या करता रहा, उसने कुछ ना कुछ मोशन आगे बढ़ा है ना, थोड़ा सा आगे गया ना,
क्यों आगे गया? वो तो उसको स्टॉप हो जाना चाहिए था, है ना? जहां वो गिरा वहीं पर उसको स्टॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ा आगे गया। क्यों? बिकॉज वो मोशन कर रहा था, तो वो चाह रहा है कि और मोशन करे। ओके, तो इसी कुछ प्रॉपर्टी को, इसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को, इसी नेचुरल प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। ओके, so now you can see some more example. Okay, suppose अगर आप जो है एक बस में बैठे हुए हैं। ओके, अचानक से क्या हो गया, बस जो है चल रही है वो रुक गई। ओके, तो क्या होगा? विल फील जर्क, आपको क्या लगेगा? एक जर्क लगेगा। ओके, या बस अगर चल रही है, ओके, अगर बस रुकी हुई है, अचानक से उसका एक्सेलेरेटर दबा दिया गया, तो क्या होगा? आपको अगेन जर्क लगेगा। ओके, इट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से होता है। ओके, जर्क आगे भी लगेगा, पीछे भी लगेगा। ओके, यहाँ देखो एक झूले में आप घूम रहे, अचानक से कार रोटेट हो रही, तो क्या होगा? आपको पीछे की तरफ क्या लगेगा? जर्क लगेगा। ओके, ये सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है? इनर्शिया के एग्जाम्पल। Okay, dear students, so now after getting the idea of what inertia is, you can understand the first law of motion, because first law of motion inertia का ही law है, it's also called the law of inertia. Okay, now let us learn what is the first law of motion. Okay, an object remain in rest, a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. ना इसको टेक्निकली समझाया जा रहा है, मैं आपको जैसे कि समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट जो है वो या तो अपनी रेस्ट की स्टेट में रहेगा, या वो अपने यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन की स्टेट पे रहेगा। ओके, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो वही मोशन परफॉर्म करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसे हम कंपेल ना करें, उसकी हालत को चेंज करने के लिए कंपेल ना करें, जब तक कि हम उसमें फोर्स ना लगाएं। यानी फोर्स अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? वो अपनी उसी स्टेट में रहेगा जो उसकी इनिशियल स्टेट है। ओके, दिस सिंपल सी बात है कि अगर सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया गया है। देखो यहाँ पर, अगर ये फुटबॉल अगर रेस्ट पर है, तो ये अगर इसमें कोई फोर्स ना लगाते हैं, इसको कोई कंपेल नहीं करते हैं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो ये करेगा, ये बॉल क्या रहेगी? लाइफ टाइम रेस्ट पर रहेगी। यस और नो? अगर इसको किक करा, तो देखो अब ये किक करा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक अनबैलेंस फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो ये फोर्स लगाया तो क्या हो गया? इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया गया एक फोर्स। ओके, अगर ये फोर्स नहीं लगता तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज नहीं आता। ओके, यानी कि अगर हमें स्टेट ऑफ जो भी स्टेट है उसकी अगर चेंज करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहेगा। ओके, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट और इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि आप एक बॉल थी ना, मैंने आपको बॉल दिखाता हूं, 1 सेकेंड, मैं इसको दूसरी तरीके से समझाता हूं ना। देखो, ये बॉल है, ग्राउंड पर रखी हुई, ओके, और एक ये फुटबॉलर है जो इससे खेल रहा है। ओके, नाउ ऐसा इमेजिन करो कि बॉल और इस फुटबॉलर के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। ओके, बॉल इस फुटबॉलर से कहती है कि मैं रेस्ट पर हूं, मैं कहूं रेस्ट पर हूं, तो मैं जिंदगी भर रेस्ट पर रहूंगी। ओके, तो ये फुटबॉल से कहता है मैं तुझ पे फोर्स लगाऊंगा, आई विल exert force on you. So बॉल रिप्लाई कहती है कि तुम मुझ पे फोर्स लगाओगे तो मैं कोशिश करूंगी अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट को चेंज करने की। ओके, फोर्स अगर ज्यादा लगाओगे तो हो सकता है मैं मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकूं तुम, लेकिन मैं रेजिस्ट करूंगी, मैं अपोज करूंगी। तो जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे तब तक तो मैं रेस्ट पे रहूंगी, जैसे तुम फोर्स लगाओगे तो उसको मैं रेजिस्ट करूंगी। इसी कुछ कन्वर्सेशन को में जो हमें जानने को मिला है वो क्या है? इनर्शिया। Okay, I hope it is clear to you everyone over here students. Okay, yeah, so इसी को inertia बोलते हैं। अच्छा, अब इसी को law of inertia भी बोलते हैं। Okay, now let us solve some questions. Okay, name the property of bodies to resist a change in their velocity. Okay, अब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसको रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अगेन इनर्शिया। ओके, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी जो अपनी चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करती है।
Okay, which of the following has more inertia? A rubber ball and a piston of small size, a bicycle and train, 5 rupees and coin and 1 rupee coin. Now इसको more अच्छे से inertia को अच्छे से समझते हैं एग्जांपल के जरिए से। देखो मेरे पास सपोज एक फुटबॉल है, ठीक है, और एक फुटबॉलर यहाँ पर है, और एक यहाँ पर एक सपोज बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है। अब वही फुटबॉलर यहाँ भी खड़ा हुआ है। अब ये भी क्या है, फुटबॉल भी क्या है, रेस्ट पे है, और ये ट्रक भी क्या है, रेस्ट पे है। तो देखो फुटबॉल भी इस पर्सन से कह रही है कि मेरी हालत, मेरी स्टेट रेस्ट पर है, तो मैं जिंदगी भर रेस्ट पर रहूंगी। और ये ट्रक भी इससे बोल रहा है कि मेरी जो स्टेट है वो क्या है, रेस्ट पे है, तो मैं जिंदगी भर रेस्ट पे रहूंगी। लेकिन अगर तुम मुझ पर फोर्स लगाओगे तो मैं मोशन करने स्टार्ट करूं, लेकिन मैं अपोज या रेजिस्ट जरूर करूं। अब बताओ, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें इस फुटबॉल को मोशन कराना है तो इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस ट्रक पर फोर्स मोशन कराना है, इसकी स्टेट को चेंज करना है, तो हमें इस पर पुश करना पड़ेगा। तो बताइए किसके अंदर किसके अंदर अपनी हालत को चेंज करने का रेजिस्टेंस ज्यादा है? जरा सोच समझ के जवाब देना, किसके अंदर अपनी हालत को चेंज करने का रेजिस्टेंस ज्यादा है या अपोजिशन ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रक का जो मास है, वजन बहुत ज्यादा है, और इस फुटबॉल का मास वजन बहुत कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फुटबॉल तो आराम से कम फोर्स पर ही क्या करेगी, अपनी हालत को चेंज कर देगी, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। लेकिन ट्रक को मोशन कराना, यानी कि ट्रक ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। ओके, ट्रक क्या कर रहा है, ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन में आने के लिए ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, बिकॉज उसका मास ज्यादा है, और फुटबॉल कम रेजिस्ट कर रही है, ये इसका मास कम है। यानी कि हम अब इनर्शिया को लिंक कर रहे हैं किससे, मास से, उसके वेट से, उसके वजन से वेट कर हम लिंक कर रहे हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है, जो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो मास के प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अच्छा, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा, इसका एक और हम दूसरा पहलू लेते हैं बच्चों। देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल, अब अज्यूम करिए कि आ, ये फुटबॉल फिलहाल क्या कर रही है, इट इज परफॉर्मिंग मोशन। ओके, ऐसे फुटबॉल इस पर्सन के पास आ रही है, और ट्रक भी क्या हो रहा है, इस पर्सन के पास आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर दोनों की स्टेट क्या है, 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा पीछे करके आगे लेता हूँ। यस, so now what I am saying is that students कि अब यहाँ पर जो है इसकी स्टेट क्या है, फुटबॉल की मोशन, और इसकी स्टेट भी क्या है, ट्रक की भी स्टेट क्या है, मोशन। तो व्हाट इज इनर्शिया, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और मोशन कर रहा है तो मोशन करते रहेगा। दोनों की स्टेट क्या है, भी मोशन। तो अगर अगर मुझे मोशन से इनको रेस्ट में लाना है, तो हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा, फुटबॉल को रोकना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए हमें इसको इस तरफ, राइट तरफ क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, और ट्रक को पुश करना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन दोनों क्या कह रहे हैं कि हम तो मोशन कर रहे हैं, हम तो मोशन करते रहेंगे स्ट्रेट लाइन में, अगर तुम फोर्स लगाते हो तो हम शायद रुक सकते हैं। ऐसा होगा दोनों की। अब बताइए किसको रोकना ज्यादा आसान है, किसको रोकना आसान है? ऑब्वियस ही बात है, फुटबॉल का मास कम है तो उसको रोकना ज्यादा आसान है। यानी कि कौन ज्यादा अपने चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट कर रहा है, किसमें ज्यादा अपोजिशन है? ऑब्वियस ही बात है, ट्रक। ट्रक को रोकना मुश्किल है, ओके, और फुटबॉल को रोकना आसान है। ओके, तो अगेन यहाँ पर मास का लिंक है इनर्शिया से। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कीवर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको बताने वाला हूँ इनर्शिया के बारे में, जिससे आप इनर्शिया को अच्छे समझ सकते हो। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा, किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा होगा, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, आई फॉर इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इनर्शिया का ज्यादा होना इस बात का इंडिकेशन है कि इनर्शिया अगर ज्यादा है, तो इससे हमें दो बातें समझ में आएंगी कि अगर कोई मास ज्यादा है, तो अगर वो रेस्ट पर है तो उसको मोशन में लाना डिफिकल्ट होगा। ओके, या पहले मास कम से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको
अच्छे से सेम आए थे ना। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है डियर स्टूडेंट्स, कम है। अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। तो उसे इजी टू स्टार्ट, उसे रेस्ट से मोशन में लाना क्या होगा, आसान होगा। बिकॉज फुटबॉल है, उसका मास कम है, तो उसका इनर्शिया कम है, तो अगर वो रेस्ट पर है तो क्या होगा, उसे क्या होगा, स्टार्ट करना आसान है। और अगर वो मोशन कर रही है तो उसे रुकना भी क्या होगा, आसान होगा। यानी इनर्शिया अगर कम है मास कम होने की वजह से, तो अगर रेस्ट पे है तो स्टार्ट करना आसान, और अगर मोशन कर रही है तो उसे स्टॉप करना आसान। दिस इज द कीवर्ड, ओके। इजी टू स्टार्ट, easy to stop when the mass is come and so inertia is come, and when mass is more, जिस बॉडी का मास ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इनर्शिया ज्यादा होगा तो हम वो दो बातें बोल सकते हैं, इट्स अगेन डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टार्ट। एक बहुत भारी ट्रक है, उसका मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, तो रेस्ट पर है, तो रेस्ट से मोशन में लाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उसका मास ज्यादा है। और अगर वो ट्रक चल रहा है तो सामने से रोकना भी क्या होगा, मुश्किल होगा ना, आपका एक्सीडेंट हो सकता है अगर उसको रोकने की कोशिश करेंगे ना। इट्स डिफिकल्ट टू स्टॉप, ओके। तो ये कीवर्ड से आप है ना बहुत अच्छे से फीलिंग ले सकते हो इस इनर्शिया कंसेप्ट की, इनर्शिया प्रॉपर्टी, ओके। डिफिकल्ट टू स्टॉप, तो ये कीवर्ड आप मार्क अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं ना इनर्शिया के बारे में। आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज इनर्शिया एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके। आई होप स्टूडेंट्स अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है कि which has more inertia, a rubber ball and a stone of small size, ओके। तो देखो मास पर डिपेंड करता है, ओके। स्टोन, ट्रेन, 5 रुपी कॉइन, ओके। हेवियर और मोर मासी ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया, क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, जैसे आपको मैंने बताया, ओके। तो अब in the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes, okay. A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards the player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case, okay. तो यहाँ पर फुटबॉल का गेम चल रहा है। So देखो वेलोसिटी 3 बार चेंज हुई। फर्स्ट टाइम कब चेंज हुई, वेलोसिटी चेंजेस व्हेन द फुटबॉलर ऑफ वन टीम किक्स द बॉल, एक फुटबॉलर ने अपनी टीम को किक करी बॉल को, है ना। सेकंड टाइम कब हुई था मेरे को, अनदर प्लेयर ऑफ द सेम टीम किक्स द फुटबॉल, दूसरे प्लेयर ने उसको किक करा। और थर्ड टाइम कब हुई था चेंज, जब गोलकीपर ने अपोजिट टीम को किक करा, ओके। तो यहाँ पर 3 बार वेलोसिटी चेंज हुई है, ओके। और वेलोसिटी चेंज करने के कौन रिस्पांसिबल है, फोर्स, पुश रिस्पांसिबल है, okay students. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake it branch. Obviously ऐसा होता है ना कि हम अचानक से क्या करते हैं, पेड़ पर जाते हैं, उसकी पत्ती को, उसकी रूट्स को अचानक से क्या करते हैं, शेक करते हैं, तो क्या होता है, उससे पत्तियां झड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इट्स जस्ट बिकॉज इनर्शिया, बिकॉज अभी जब हम उसको टच नहीं कर रहे हैं तो पूरी बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, ओके। अब देखो हमने रूट पकड़ी, लीव ऊपर है, तो क्या होगा, जब हम रूट्स को शेक कर रहे हैं तो जो रूट से वो मोशन कर रही है, लेकिन उससे पहले दोनों रेस्ट पे थी, तो लीव भी रेस्ट पे थी। तो लीव क्या चाह रही है कि अगर हम रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर दोनों केस में, रूट्स और लीव्स केस में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, ओके। लीव्स तो रहना चाह रही रेस्ट पर, और ब्रांच जो है हमारे हाथों में आ चुकी है उसकी, तो वो मोशन करना चाह रही है, दोनों में रिलेटिव मोशन हो गया। इनर्शिया की वजह से क्या हो गया, वो पत्तियां नीचे झड़ जाएगी, ओके। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, okay. Why do we fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and fall backward when it accelerates from the rest, okay. ऐसा क्यों होता है कि अगर हम आगे की तरफ झटका लगेगा, अगर क्या होती है बस अगर स्टॉप होती है। देखो यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना। देखो ये बस है और आप सीट पे बैठे हुए हो ऐसे करके, और सपोज ये आपका पाँव है ना, मेरे को थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपका सपोज लेग है ना। जैसे कि मैं अब स्ट्रीट भी नहीं बना के कुछ और शो करता हूँ, जैसे कि यहाँ, ठीक है। अब यू कैन सी ओवर हियर डियर स्टूडेंट्स, ये बस, ओके, ये टायर है इसका। अब बताओ आपका पाँव कहाँ पर है, आपका पाँव इज इन डायरेक्ट अटैच विद द फ्लोर ऑफ द बस, ओके। अब जब बस मोशन कर रही है, ओके,
v स्पीड से, तो क्या हो रहा है आपका हर बॉडी के इस बस के अंदर हर एक चीज क्या कर रही है, मोशन कर रही है। नहीं, अगर बस की स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है तो हर एक पार्टिकल जो बस के अंदर मौजूद है, आपके आपके हेड की स्पीड, आपके हैंड की स्पीड, आपकी स्टोमक की स्पीड, आपके पाँव की, सबकी स्पीड कितनी है, इट्स अगेन 50 किलोमीटर पर आवर। बट जब बस अचानक से स्टॉप हुई तो ताऊ क्या हुआ, आपका बस की स्पीड कितनी हो गई, अब जब स्टॉप हुई स्पीड 0 हो गई। तो अब बताइए आपके पाँव क्या है, इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। ओके, तो बताओ जब बस की स्पीड 0 हुई तो बस का फ्लोर की स्पीड भी कितनी हो गई, 0 हो गई। और बस के फ्लोर पर आपके पाँव मौजूद है, उसकी स्पीड कितनी हो गई, मेरे को 0 हो गई। अब बताओ बस की स्पीड 0 होने की वजह से फ्लोर की स्पीड 0, और फ्लोर की स्पीड 0 होने की वजह से क्या हुआ, आपके पाँव की स्पीड 0। बट आपका जो बॉडी का अपर पार्ट है वो तो क्या है, इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा। तो अगेन यहाँ पर क्या हो गया, आपके पाँव, आपके लोअर पार्ट और आपके अपर पार्ट में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया। ओके, अलग अलग मोशन हो गया ना, तो इस वजह से क्या होगा, आपको आगे तरफ जर्क लगेगा, झटका लगेगा। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर उल्टा हुआ कि बस अगर क्या कर रही है, अचानक से चली, तो आपको बैकवर्ड जर्क लगेगा। I hope it is clear to you students. Okay, now students moving ahead to learn हमने first law तो पढ़ लिया, and first law is the law of inertia. Now let us learn about the second law. Okay, now second law, to learn second law you must know a very important quantity, a very important concept called as the momentum. Momentum क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सेकेंड लॉ को समझ सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड लॉ इज द कोर लॉ। ओके, इस सिंगल लॉ से हम सारे लॉ को अंडरस्टूड कर सकते हैं। Okay, dear students, so let me explain you what is the second law of motion, but before that you must know what is the momentum. Momentum क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। Okay, so momentum का मतलब होता है impact. Okay, impact को momentum बोलते हैं। Now ये जो momentum है बेसिकली क्वांटिटी है, और ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी। अच्छा, मोमेंटम को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसे डिफाइन करेंगे, जब भी बॉडी मोशन करती है तो हम क्या करेंगे, उसमें कितना मोशन कंटेंट है। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसमें कितना मोशन कंटेंट है, तो उस मोशन कंटेंट को मेजर करना है हमें, तो हमें मोमेंटम डिफाइन करना पड़ेगा, एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी जिसे हम मोमेंटम बोलते हैं। ओके, सो मैं बोल सकता हूं डेफिनेशन, quantity of motion contained in a moving ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन कंटेंट है, कितना मोशन भरा पड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं ना, उसे हम क्या बोल, उसको मेजर करना है तो हमें मोमेंटम को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, वो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका कण कण, उसका हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, हर एक पार्टिकल की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जब बॉडी मोशन कर रही है तो हर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, और हर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस बॉडी का हर एक हर कण कण में जो मास मौजूद है, जो उसका वजन मौजूद है, वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो जब हर एक मास मोशन कर रहा है और हर एक मास की स्पीड कितनी है, हर इंडिविजुअल यूनिट मास की स्पीड कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो मोशन कंटेंट है, अगर हमें इसे मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट मल्टीप्लाई मास by the velocity, by the speed. Okay, so this is how we measure the motion contained in an object. Okay, so दो फैक्टर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। Okay, I hope it is you get my point कि what is the momentum. Okay, now let us consider with this example where we will fire a bullet towards the wall. Okay, बुलेट को फायर करा हमने वॉल पर, तो देखो जब बुलेट को फायर करा तो आगे दीवार आ गई, तो बुलेट को वहां स्टॉप हो जाना चाहिए था, वो स्टॉप ना होकर अंदर पेनिट्रेट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इट्स जस्ट बिकॉज़ मोमेंटम। ओके, bullet will penetrate the wall. Okay, this is because velocity of the bullet is more, hence momentum is more, क्योंकि अब इस बुलेट के पास क्या है, मास भी है और वेलोसिटी भी। चलो मास तो कम है लेकिन इसके पास क्या है, वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है ना, उसके से क्या होगा, ये पेनिट्रेट हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, ये मोशन ज्यादा कंटेंट है।
ओके देखो मोशन कंटेंट डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, मास और वेलोसिटी पर। दोनों ज्यादा होंगे तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा। दोनों कम होंगे तो इम्पैक्ट कम होगा, मोमेंटम कम होगा। ओके मोशन कंटेंट कम होगा। इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, I hope you got my point, what I mean to say to you. Okay, so now but if we take the same bullet and throw towards the ball, अगर हाथ से फेंकते हैं तो हो क्या होगा, हाथ से जो हम जो मोशन प्रोवाइड करेंगे, जो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे बहुत कम होगा, है ना। यानी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो बुलेट भी कम, मास भी कम है बुलेट का, और वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट हुआ, जो मोमेंटम हुआ, जो मोशन कंटेंट हुआ, वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी फैक्टर पर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यस और नो स्टूडेंट्स, आई होप व्हाट विल हैपन, ये होगा कि बुलेट पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। और इम्पैक्ट डिपेंड करता है किस पर, दो फैक्टर पर, बार बार हमसे कहते हैं मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स, सही में आ रहा है आप लोगों को मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। Okay, now let's move forward. Let us take one more example. Okay, if a cycle moving with a velocity of 40 meter per second hits the wall, क्या होगा? Will the wall break? No. साइकिल का क्या है, मास कम है, तो हालांकि इसकी स्पीड भी कम है। ओके, यहाँ पर साइकिल का मास भी कम है, स्पीड भी कम है, तो वो वॉल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ट्रक है, वो उसी स्पीड से क्या कर रहा है, जो साइकिल की स्पीड है उसी से मोशन कर रहा है, तब भी क्या होगा, बॉल वॉल ब्रेक हो जाएगी। बिकॉज क्यों, बिकॉज इस टाइम इस ट्रक का मास ज्यादा है। वेलोसिटी कम होने से क्या फर्क पड़ता है, मास तो ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने से क्या होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा, बॉल ब्रेक हो जाएगी। आई होप यहाँ पर दोनों ही रोल अदा करते हैं मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए मास भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट माय पॉइंट। यस, ऑब्वियस सी बात है, मास ज्यादा है। ओके, सो नाउ अब तो आपको महसूस या एहसास हो गया होगा, फील हो गया होगा, द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास एज वेल एज द वेलोसिटी। And with this we have make a quantity called as momentum, which is symbolized by p. p से इसको symbolize करते हैं हम। तो momentum of object is defined as the product of its mass and velocity. Okay, तो momentum कितना होगा, mass times velocity, p is equal to m into v. Okay, so mv is the formula for momentum. Now it's a vector quantity. Why is a vector quantity? Because velocity is a vector quantity. तो जिस डायरेक्शन में velocity होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, momentum भी होगा। अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो इस तरफ जा रहा है, तो मोमेंटम भी क्या होगा उसका, इस तरफ ही होगा। ओके, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा। दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यस, नाउ इसकी यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी, हम इसके फॉर्मूले से बना सकते हैं। मास की क्या होती है, किलोग्राम। ओके, एंड वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट बिकम व्हाट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर सीजी सिस्टम में बात करें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात करें, तो किलोग्राम की बजाय ग्राम हो जाएगा और सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो दोनों सिस्टम में आपको बता दी, एसआई में बता दी मैंने और सीजीएस में समझा दी है। ओके, now let us solve the question. It is easy to stop a tennis ball than a cricket ball moving with same velocity. टेनिस बॉल को स्टॉप करना आसान है एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल, बिकॉज वाई, ऑब्वियस सी बात है, दोनों की स्पीड सेम है, बट मास जो है टेनिस बॉल का क्या है, कम है एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। सो ये है आपके सामने दो बॉल्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ओके, so momentum of object depends on its mass and velocity. Cricket ball is more heavy than tennis ball, although they are thrown with same velocity. So cricket ball has more momentum than tennis ball, so has more force required to stop the catch. जिसका momentum ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा रुकावट, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब इस फोर्स को लिंक कर रहे हैं मोमेंटम से। इस एग्जाम्पल में सवाल के साथ साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि रोकना क्रिकेट बॉल को मुश्किल होगा, बिकॉज उसका मोमेंटम क्या है, ज्यादा है। यानी कि रोकना, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसे रोकना मुश्किल होगा, यानी कि हम फोर्स को रिलेट कर रहे हैं मोमेंटम से। यही हमारा बनने वाला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, और यही सेकंड लॉ स्टूडेंट्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन, लेक्चर नंबर 3,
So till then students, you have to make the appropriate notes of what I have taught to you today, and समझना है चीज को, समझकर आपको notes बनाने. So till then, have a nice day, take care, bye bye dear students.